हेलो एवरीवन, गायत्रीज एडू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था महाजनपद काल और महाजनपद काल के साथ मगध का उत्थान, ठीक है। और उसके बाद मैंने डिस्कस किया था विदेशियों का आक्रमण। उसमें था ईरानियों का आक्रमण मतलब पर्शियन इन्वेशन एंड मैसिडोनियन इन्वेशन, जिसमें था सिकंदर का आक्रमण, ठीक है। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो कि इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने पूरे भारत को एक छत्र राज्य के अंदर में बांधा, ठीक है, एक यूनिटी दी। तो अब आज हम डिस्कस करेंगे इसी मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों, पहले मैं लेक्चर शुरू करूं उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में मौर्यों की उत्पत्ति, ठीक है। उसके बाद होगा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और परवर्ती मौर्य शासक। आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे मौर्य इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, मौर्यों का प्रशासन कैसा था, इकोनॉमिक कंडीशन, सोसाइटी, कला और संस्कृति और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। तो ये टॉपिक्स हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं, आज के सफ़र को और आगे लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे मौर्यों की उत्पत्ति की ओर। तो मौर्यों की उत्पत्ति को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, ठीक है। पुराण जो है ये मानते हैं कि जो मौर्य थे, मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो शूद्र था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र था। मुद्रा राक्षक जो कि मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी देती है, विशाख दत्त की पुस्तक है, उसमें कहा गया है कि मौर्य जो थे वो वृषल थे। वृषल मतलब निम्न कुल के उत्पत्ति थी उनकी, ठीक है, निम्न जाति के थे। जूनागढ़ का अभिलेख है रुद्रदामन का, उसमें मेंशन किया हुआ इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ये बात नहीं बोली गई है, लेकिन इनडायरेक्टली बोला गया है कि मौर्य जो थे वो शायद वैश्य थे। उसके अलावा जो बौद्ध साहित्य में बोला गया है कि मौर्य जो थे वो शाक्य क्षत्रिय थे, जिस क्लैन से गौतम बुद्ध बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो शायद बौद्ध साहित्य में ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े उपासक थे, बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रणेता थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को बहुत आगे तक लेकर गए थे, तो इसीलिए उनकी इमेज को और ऊंचा करने के लिए उन्होंने शायद ऐसा कहा कि ये शाक्य क्षत्रिय क्लैन से जुड़े हुए थे। तो निष्कर्ष में हम ये मानते हैं कि ये मौर्य जनजाति के थे, जो कि निम्न कुल थी। बौद्ध साहित्य में ऐसा बोला गया है कि जो मौर्य थे वो ऐसे इलाके से थे जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में मोर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन्हीं के नाम पर इन लोगों की जाति का नाम मौर्य पड़ा और उसी से ये मौर्य वंश निकलकर सामने आया। तो इतिहासकारों ने इसका निष्कर्ष ये निकाला कि ये मौर्य जनजाति के थे, जो कि निम्न कुल की थी। अब आते हैं इस वंश के सबसे प्रथम शासक, और समझ लीजिए एक इंपॉर्टेंट शासक की ओर, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। इस वंश के संस्थापक और प्रथम सम्राट थे ये, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में धनानंद को अपदस्थ करके मौर्य साम्राज्य में एंटर किया और ये मतलब मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, ठीक है। तो चाणक्य जो है, चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है, और ये चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिन्होंने तक्षशिला में इनको शिक्षा भी दी थी। और उसके बाद धनानंद को अपदस्थ करने में, धनानंद को उसके सिंहासन से हटाने में और नंद वंश का विनाश करने में चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। मतलब चंद्रगुप्त के पीछे जो ब्रेन था, जो दिमाग था, वो चाणक्य का था, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। ग्रीक लेखक जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ग्रीक साहित्यों में ऐसा बोला गया है। ग्रीक साहित्यों में चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस के नाम से कहा गया है, ठीक है, सेंड्रोकोटस के नाम दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रीक लोग जो थे उन्होंने भारत के कई राजाओं, नदियों और प्रदेशों का नाम अपने हिसाब से रखा है। ऐसा शायद इसलिए होगा क्योंकि वो लोग वो नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर पर उसने 305 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया और उसे हरा दिया, और हराकर आर्य मतलब हेरात का क्षेत्र, कंधार, काबुल और मकरान, ये सारे क्षेत्र उसने जीत लिए। मतलब कि नॉर्थ वेस्ट का जितना पार्ट था इंडिया का, और अफगानिस्तान का कुछ इलाका और पाकिस्तान का कुछ इलाका था, मतलब सिंधु का जितना इलाका था वो सारा का सारा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से जीत लिया।
और उसके अलावा सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया। तो मतलब वहाँ पे उसने ये संधि भी कर ली, विवाह कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि अब सेल्यूकस निकेटर कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ये संधि भी कर ली। इस युद्ध का वर्णन हमें एम्पियंस ने किया है। इस युद्ध का वर्णन एम्पियंस ने किया। एम्पियंस एक इतिहासकार हैं जिन्होंने इस युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। तो ऐसा प्लूटार्क का कहना है कि जब ये संधि हुई थी और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह, कार्नेलिया का विवाह जो है चंद्रगुप्त से कर दिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस को गिफ्ट में दिए थे। अब हिंदुकुश पर्वत जो था वही चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के राज के बीच की बाउंड्री बन चुकी थी। मतलब उस पार सेल्यूकस का राज्य था और इस पार चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य साम्राज्य था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा। ठीक है, तो ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ था कि किसी विदेशी एम्बेसडर को किसी भारत के किसी राज्य में परमानेंट राजदूत के रूप में भेजा गया हो। ठीक है, मेगास्थनीज जो था वो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहता था और यहाँ वो जैसे अभी एम्बेसडर्स होते हैं दूसरे देशों में भेजे जाते हैं, उसी तरह से मेगास्थनीज यहाँ पे एक एम्बेसडर की तरह ही था। चंद्रगुप्त के काल्य में पूरा उत्तर भारत एक छत्र में आ गया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने पूरे उत्तर भारत को एक साम्राज्य के अंदर में पिरो दिया था। मतलब जो छोटे छोटे राज्य थे आपस में लड़ा करते थे, जिसकी वजह से बाहरी आक्रमण हुआ और उन लोगों ने उन क्षेत्रों को जीत लिया था, तो उन सबको उसने दूर किया और उन सभी छोटे छोटे राज्यों को एक छत्र में मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त की यही इंपॉर्टेंस है। मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज वही व्यक्ति था जिसने इंडिका पुस्तक लिखी है और इंडिका पुस्तक में उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में और उस समय की सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ डिटेल में बताया है। ठीक है, तो इतिहासकारों को इससे इतिहास की बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। व्यापार और मुद्रा, कर प्रणाली, कृषि आदि सब चीज़ों का विकास हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया था। ये एक झील थी जिसको जो उसने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। तो चंद्रगुप्त जो है बाद में जैन धर्म का अनुयायी हो गया। उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और अपने अंतिम समय में वो भद्रबाहु के साथ ही कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला गया। ठीक है, और वहीं पर उसने 298 ईसा पूर्व में उपवास के जरिए अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, तो ऐसा जैन धर्मों में होता है। एक संतारा बोल की क्रिया होती है, संतारा बोल के इन लोगों की एक प्रथा होती है जिसमें क्या होता है कि लोग उपवास करते हैं जब तक वो मर ना जाए, तो स्टार्वेशन टिल डेथ। तो मरने तक ये लोग उपवास करते हैं और मर जाते हैं, तो इससे इनका मानना है कि इससे जो है इनको निर्वाण मिल जाता है। ठीक है, तो ये जैन धर्म में ये संतारा बोल के एक प्रथा थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने यही किया था। तो ये देखिए, ये है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। देखिए कितना बड़ा है। ये पूरा हिंदुकुश पहाड़ियों से लेके यहाँ तक पूरा आपका कांधार का जो इलाका है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये पूरा इलाका अपने कैप्चर में कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद ये सौराष्ट्र और यहाँ से दक्षिण में ये अशमक का इलाका और ये पूरा सब कुछ इसने अपने कंट्रोल में कर रखा था। ठीक है, तो लगभग पूरा उत्तर भारत ही चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में आ चुका था और ये 303 BC का मैप है। तो आगे देखते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उसका शासक बना या उसका उत्तराधिकारी था वो था बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब भद्रबाहु के साथ चले गए तो यहाँ पे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? बिंदुसार को। तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था। 298 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठा। ग्रीक साहित्यों में बिंदुसार को अमित्रोचेटस, जो कि संस्कृत शब्द से लिया गया जिसका मतलब होता है अमित्रघात। ठीक है, संस्कृत शब्द अमित्रघात से अमित्रोचेटस शब्द लिया गया है, जो कि ग्रीक इतिहासकारों ने ऐसा कहा है, इस नाम से बुलाया है, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का विनाशक। ठीक है, शत्रु विनाशक। तो जैसे कि चंद्रगुप्त को उन्होंने सैंड्रोकोटस नाम दिया, बिंदुसार को अमित्रोचेटस नाम दिया। जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। वायुपुराण, जो मैंने बताया था कि वायुपुराण में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रसार या वारिसर कहा गया, ये बिंदुसार को भद्रसार या वारिसर कहा गया है। दक्षिण में मैसूर तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था।
मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सिर्फ उत्तर भारत को पूरा कैप्चर किया था, लेकिन बिंदुसार ने क्या किया, उसे और एक्सपेंड किया और कहाँ तक ले गया, पूरा दक्षिण में मैसूर तक, जो अभी कर्नाटक का इलाका है, ठीक है, वहां तक अपने साम्राज्य को फैलाकर वो ले गया। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमिकस को भेजा था, ठीक है। तो जो सेल्यूकस था, सेल्यूकस ने भेजा था मेगास्थनीज को, ठीक है। उसके बाद आया एंटियोकस, जो कि उस इलाके में, अब सीरिया और इराक के इलाके में इसका शासन था। ग्रीक, ये भी ग्रीक था और ये सेल्यूकस निकेटर के बाद आया था। तो इसने भी मेगास्थनीज को रिप्लेस करने के लिए डाइमिकस को भेजा, मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी के रूप में, ठीक है। बिंदुसार जो था ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय मतलब वही आजीवक क्लैन जो कि आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने जैन धर्म को पढ़ाते वक्त बताया था कि आजीवक जो था वो मक्खली गोशाल ने इसकी स्थापना की थी, आजीवक सेक्ट की, ठीक है। और ये आजीवक सेक्ट का मानना ऐसा है कि जो होना है वो होकर रहेगा। तो हमारे यहाँ पे इन्होंने कर्मों की इंपॉर्टेंस को बिल्कुल निषिद्ध किया कि कर्मों का कोई महत्व नहीं, जो होना है वो होकर रहेगा। तो इस तरह इन्होंने कहा। तो इस तरह से क्या हुआ, हिंदू धर्म में जो कर्मों के महत्व को बताया गया है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, या जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से ही सबको जो है कर्मों का फल मिलता है। तो ये सब चीज़ों को आजीवक संप्रदाय ने नकारा है, ठीक है। और इनका कहना यही है कि जो होना होता है वो होता ही है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल और इस आजीवक संप्रदाय के एक फॉलोअर थे बिंदुसार। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। तो उस समय तक्षशिला में जो 2 विद्रोह हुए थे तो उसको दमन करने के लिए अब बिंदुसार ने भेजा था सुसीम को और फिर बाद में अशोक को भेजा था, ठीक है। अशोक वैसे जब बिंदुसार शासक था तो उस समय अशोक जो है उज्जैन का मतलब कि अवंती का गवर्नर बना हुआ था, ठीक है। अवंती का प्रशासक था वो, ठीक है। उस समय अवंती का गवर्नर था वो। और उसके बाद जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई तो उसने क्या किया, अपने सारे भाइयों को के साथ सत्ता का संघर्ष किया और अंततः वो विजयी रहा और वो शासक बना, ठीक है। तो अशोक उस समय अवंती का गवर्नर था जब बिंदुसार शासक था। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है, ठीक है। अब आते हैं बिंदुसार के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना वो था अशोक, ठीक है। अशोक का शासन है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, ठीक है। कहीं कहीं आपको 272 भी मिलेगा, बट डेट नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये लगभग ऐसा ही है। तो आइए आगे देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ये सत्ता का संघर्ष हुआ था और ऐसा इतिहासकारों का मानना है, ऐसा बौद्ध परंपराओं के अनुसार ऐसा बोला जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को वध करके गद्दी हासिल की थी। 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और 4 साल का सत्ता संघर्ष हुआ था, 273 से 259 ईसा पूर्व तक का, ठीक है। 4 साल सत्ता के लिए संघर्ष किया, उसके बाद 259 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठा। मौर्य साम्राज्य उस समय अपने उत्कर्ष पर आ गया। जब अशोक शासक बना तो उस समय मौर्य साम्राज्य अपने सबसे अधिक उत्कर्ष पे था, मतलब सबसे ज़्यादा विकसित था। वो सबसे ज़्यादा टेरिटोरियल के तौर पर भी विकसित था, सामाजिक तौर पर भी विकसित था और बाकी चीज़ों में भी मौर्य साम्राज्य जो है बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था। दक्षिणतम भाग को छोड़कर पूरा भारतीय उपमहाद्वीप अशोक साम्राज्य के अंडर में आ चुका था उस समय, ठीक है। अशोक को और नामों से भी जाना जाता है, देवनामप्रिय, प्रियदर्शी और अशोकवर्धन। अशोकवर्धन पुराणों में कहा गया है। इसके अलावा देवनामप्रिय और प्रियदर्शी उसके रॉक एडिक्ट्स में कहा गया है। मस्की और गुर्जर अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक के रूप में उल्लेख किया गया है, मतलब अशोक को अशोक कहा गया है मस्की और गुर्जर अभिलेख में। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में होता है, जिसमें अशोक के द्वारा भीषण नरसंहार हुआ था, ठीक है। अशोक ने भीषण नरसंहार देखा और इसको देखकर ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है। लगभग ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि ऐसा रॉक एडिक्ट्स में लिखा हुआ पाया गया है कि 1 लाख सैनिकों की हत्या हुई थी उस समय उस युद्ध में, ठीक है। तो इतने बड़े नरसंहार को देखकर अशोक को बहुत ही बुरा लगा और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने फिर क्या किया, कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अशोक ने अपनी सत्ता छोड़ दी। अशोक ने कलिंग पर अपनी सत्ता कायम रखी, कलिंग को जीता और उसको अपने अधिकार में ले लिया, लेकिन उसने फिर कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया और इस तरह से उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की, ठीक है। तो अशोक ने ये निश्चय लिया कि अब से वो फिजिकल वॉर नहीं करेगा, मतलब हथियारों से युद्ध नहीं करेगा। कैसे युद्ध करेगा, कैसे राज्यों को जीतेगा, सांस्कृतिक मेल मिलाप के जरिए, ठीक है, धम्म का प्रचार करके। इस तरह से वो राज्यों को जीतेगा, लोगों को मतलब लोगों को हृदय तक पहुंचेगा।
अशोक पहले शाक्य उपासक बना, फिर 2.5 साल बाद वो भिक्षु बना। ठीक है, उसने डायरेक्टली बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था, पहले वो शाक्य उपासक बना था और उपासक बन के बस कुछ नियमों का वो पालन करता था। फिर बाद में उसने ढाई वर्ष बाद बौद्ध भिक्षु वो बन गया, पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपना लिया। उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने ही अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो उपगुप्त जो है यही तृतीय बौद्ध संगीति में अध्यक्ष थे। इनका एक और नाम है मोगालीपुत्त तीसा। तो इन्होंने ही बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी अशोक को। और फिर अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति बुलाई 250 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष थे मोगालीपुत्त तीसा या उपगुप्त। और इसी में डिसाइड किया गया कि बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाएगा। तो अशोक ने क्या किया? अपनी मिशनरीज भेजी। ठीक है, जो प्रचार करने के लिए राजदूत भेजे, मिशनरीज भेजी। कहाँ पे? तो चोलों के पास, पांड्या के पास, ग्रीक शासित सीरिया, मिस्र, मैसेडोनिया, इन सब क्षेत्रों में, मतलब कि सेंट्रल एशिया और उस तरफ की जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे भेजा जहाँ पे ग्रीक थे। उसके बाद श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। और स्वर्ण भूमि बर्मा में लोग अपनी मिशनरीज भेजी। और दक्षिण पूर्व एशिया में भी बौद्ध मिशनरी उसने भेजी थी। ठीक है, श्रीलंका में जब उसने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा तो वो अपने साथ बोधि ट्री की एक डाल भी लेकर गए थे। मतलब जो बोधि वृक्ष है उसकी एक डाल लेकर गए थे और वहाँ पे उन्होंने उसे स्थापित किया था। ठीक है, उस डाल को लगाया था। तो अभी भी श्रीलंका में वो जो स्थान है वो काफ़ी पूजनीय स्थान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है धार्मिक स्थल है वो। तो ये देखिए, ये है अशोक का साम्राज्य। ये जो आप डार्क कलर में देख रहे हैं ये अशोक ने के डायरेक्ट अंडर रूल में था। ठीक है, इसको अशोक ने डायरेक्ट अपने रूल में रखा था। और ये जो बाकी इलाका है ऑरेंज कलर में आप देख पा रहे हैं, ये सब उसने धम्म के द्वारा विजय किया था। मतलब कि यहाँ पे अपनी मिशनरीज भेजी थी और यहाँ पे धम्म का प्रचार किया था, जिसके जरिए ये क्षेत्र भी अशोक के अधीन आ गया था, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं, धम्म के अधीन आ गया था। तो अब हम देखते हैं अशोक का धम्म कैसा था। ठीक है, तो अशोक के धम्म में पहली जो इंपॉर्टेंट बात है ये है कि इसे हम कभी भी कोई नया धर्म नहीं कह सकते। अशोक ने कोई नया धर्म का प्रचार नहीं किया था, कोई नया धर्म लेकर वो नहीं आया था। बस वो कुछ नियम और निर्देश ही थे। ठीक है, कुछ नियमों को उसने दिया था जिसके द्वारा एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना की जाएगी और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी जिससे सबका विकास होगा। इसमें पहला नियम क्या था? माता पिता और गुरुओं की सेवा करना और सम्मान करना, सत्य, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलना, पशु बलि और पशु हत्या का निषेध किया था उसने। तो उस टाइम पे पशु बलि और पशु हत्या नहीं होती थी, ऐसा इस पर रोक लगाई गई थी। दासों और अपराधियों के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करना, मतलब कि दास और अपराधी जो है उनके साथ क्रूर व्यवहार ना करके उनके साथ भी मानवतापूर्ण व्यवहार करना। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखना, मतलब किसी धर्म को श्रेष्ठ और किसी धर्म को बुरा नहीं कहना। सभी धर्म अपने में इम्पॉर्टेंट है तो सबको इम्पोर्टेंस देना और सबके प्रति सहिष्णुता रखना। धम्म के द्वारा विजय ना करके धम्म के द्वारा विजय ना कि युद्ध के द्वारा, मतलब धम्म के द्वारा विजय करेंगे ना कि युद्ध के द्वारा। तो ये मैंने पहले ही बताया, भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष, मतलब कि युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध के द्वारा साम्राज्य जीतने के बजाय धम्म के द्वारा साम्राज्य को जीतेंगे। तो इस प्रकार अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? सहिष्णुता और नैतिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना। ठीक है, तो अशोक किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए धम्म को नहीं चलाया था। ठीक है, हालांकि ये बात अलग है कि लोग प्रभावित होकर बौद्ध धर्म में बहुत लोग इसके अनुयायी बने। यदि लोग धम्म के अनुसार चलेंगे तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा, ऐसा अशोक कहता था। अशोक ने अपने धम्म में ये बात बोली थी कि यदि लोग इस धम्म के अनुसार चलेंगे तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन अशोक ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि ये धर्म के अनुसार चलेंगे तो उनको निर्वाण मिलेगा, क्योंकि जो है ये एक प्रकार के बस नियम थे, ये कोई स्पिरिचुअल चीज़ें इससे नहीं जोड़ी थी अशोक ने। उसके अलावा अशोक ऐसा बौद्ध धर्म में कहा गया है कि धर्म के अनुसार चलेंगे तो निर्वाण मिलेगा, लेकिन अशोक के धर्म में अशोक ने बोला कि मेरे धर्म के अनुसार अगर आप चलेंगे तो निर्वाण नहीं लेकिन स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, निर्वाण शब्द का प्रयोग अशोक ने नहीं किया। कंधार के अभिलेख में ऐसा वर्णित है कि शिकारियों और मछुआरों ने धम्म से प्रभावित होकर कृषि अपना ली थी, मतलब जानवरों का, मछलियों का शिकार करना इन्होंने बंद कर दिया और इन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया था। किस लिए? क्योंकि अशोक के धम्म में ऐसा लिखा हुआ था कि आप पशु बलि और पशु हत्या ना करें। तो इन्होंने क्या किया? कृषि अपना ली। तो इस तरह से देखिए लोगों ने कैसे वॉलंटरीली धर्म को पूरे दिल से अपनाया। अशोक ने खुद को प्रजा का पिता कहा और प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया। ठीक है, तो ऐसा पहली बार किसी शासक ने किया था जिसने खुद को प्रजा का पिता कहा था, सभी का पिता कहा था कि मेरी जो प्रजा है वो मेरे बच्चे की तरह है, मेरे बच्चों की तरह है। तो इस तरह से पहली बार ही किसी शासक ने ऐसा खुद के बारे में ऐसा कहा था।
धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्यों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो धम्म को आगे फैलाने के लिए, दूर दूर तक लोगों तक ले जाने के लिए धम्म महामात्यों की नियुक्ति की गई थी और वो लोग धम्म को लोगों तक ले जाते थे। तो ये रहा अशोक के बारे में। अब हम आएंगे अशोक के बाद। अशोक के बाद क्या हुआ? अशोक के बाद आए परवर्ती मौर्य शासक। तो परवर्ती जो मौर्य शासक आए 232 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो जो परवर्ती मौर्य के अशोक के बाद जो शासक है वो उतने पावरफुल नहीं थे, उतने योग्य नहीं थे वो लोग। जैसा अशोक और बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य थे उस तरह से उतनी पावर इन लोगों में नहीं थी। मौर्य साम्राज्य 137 वर्षों तक अस्तित्व में रहा और ऐसा हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य जितने टाइम तक भी अपने अस्तित्व में रहा, कभी भी ये साम्राज्य कमज़ोर नहीं पड़ा, ये हमेशा मजबूत रहा। कभी भी किसी बाहरी शक्ति ने मौर्य साम्राज्य को कैप्चर नहीं किया, मतलब कभी भी इस पर आक्रमण करके इसको हथिया ले, ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य हमेशा ही जो है स्टेबल रहा, काफ़ी स्टेबल रहा। लेकिन मौर्य साम्राज्य टूटा क्योंकि इसमें आंतरिक गड़बड़ियाँ थी। ठीक है, आंतरिक गड़बड़ियाँ क्या थी? आंतरिक गड़बड़ियाँ ये थी कि आपस में ही संघर्ष होने लगा, राजा अयोग्य थे, उतने बड़े योद्धा वो लोग नहीं थे बात के, तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे टूटकर बिखर गया। अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य दो भागों में बटा। पश्चिमी भाग को कुणाल यानी अशोक के पुत्र ने ले लिया और पूर्वी भाग को दशरथ ने। ठीक है, पूर्वी भाग का शासक हुआ दशरथ और पश्चिमी भाग का शासक हुआ कुणाल। बाद में मौर्य शासक अयोग्य और कमज़ोर थे। अंतिम मौर्य शासक जो था उसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब भी मौर्य साम्राज्य में किसी नए वंश की स्थापना हुई है तो इसी तरह से हुआ है कि कोई मंत्री, सेनापति, इन्हीं लोगों ने राजा की हत्या करके या उसको अपदस्थ करके उसकी जगह पर खुद जो है शासक बन के बैठ गया और एक नए साम्राज्य के नए वंश की शुरुआत कर दी। तो इसी तरह से अंतिम जो मौर्य शासक था उसकी हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ जिसकी हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अब आते हैं आज के क्विज की ओर। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? हमारा दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और मंत्री कौन था? चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? बिंदुसार कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? अशोक को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तृतीय बौद्ध संगीति किसने बुलाई थी? अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए। अब आते हैं पिछले दिन के क्विज की ओर। पिछले लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, तो पिछले लेक्चर में जो पहला क्वेश्चन था, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? द्वितीय बौद्ध संगीति किसने बुलाई थी? एकराट नाम से किसे जाना जाता है? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? पारसी ग्रंथों में पारसी प्रांतों को क्या कहा जाता है? मौर्य स्तंभ लेख और शिलालेख किससे प्रभावित थे? सिकंदर ने किस युद्ध में पोरस को हराया था? और सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ठीक है, तो अब इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक ने बुलवाई थी। एकराट के नाम से महापद्मनंद को जाना जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक था धनानंद। पारसी प्रांतों को क्षत्रप के नाम से जाना जाता है। मौर्य स्तंभलेख और शिलालेख जो थे वो ईरानी स्थापत्य कला से प्रभावित थे। सिकंदर ने झेलम के युद्ध में या हाइडस्पीस के युद्ध में पोरस को हराया था और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारी मिलती रहें। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते एंड जय हिंद।